हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। एंड लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर देखा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखे थे हमने, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उनमें से हमने देखा था कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है या नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में एक बेसिक सा आइडिया तो पता चल ही गया होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, कार्बन एंड मेटल के बीच में यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चार पॉइंट और इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें से एक यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ओजीएम। ठीक है, ओजीएम कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर गुड सोर्स ऑफ गुड सोर्स गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पर पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट्स तैयार करें अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, क्या होता है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। आई थिंक हमने यहाँ पर देखा था कि जो कार्बन और मेटल है इसके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो मेटल क्या होता है, मेटल पर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा, बॉन्ड टूटने के बाद मेटल पर आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर कार्बन आयन। तो इसे क्या कहा जाता है, कार्बन आयन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कार्बन आयन कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। ये क्या होते हैं, कार्बन आयन के एक अच्छे सोर्स होते हैं, यहाँ से हमको कार्बन आयन मिलता है। ठीक है, तो इनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, जब भी रिएक्शंस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज होंगे तो इनका यूज हमेशा एज अ सोर्स ऑफ किसका होगा, कार्बन आयन का होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज़ कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर यहाँ पर जो मेटल है, ठीक है, अगर मेटल है उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल का जो मेटेलिक कैरेक्टर है, अगर वो इंक्रीज होता है, मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि अगर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट। अगर इस मेटल का, जो ये मेटल है हमारे पास, इसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, अगर ये बढ़ती है हमारी, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो जो ये कार्बन आयन है, जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन आयन, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन आयन, जो कार्बन आयन की स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन आयन हमें प्राप्त होगा वो आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इस मेटल का, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन आयन है वो भी इंक्रीज होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड हमारे पास एल्काइल सोडियम। ठीक है, क्या कंपाउंड है हमारे पास, एल्काइल सोडियम। एल्काइल सोडियम एक कंपाउंड है, सोडियम यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा और जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास एल्काइल सोडियम है, एल्काइल सोडियम एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन, कार्बन ही होगा इसमें प्रेजेंट, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। यानी कि जो हमारे पास एल्काइल सोडियम है, एल्काइल सोडियम है, एल्काइल सोडियम इज एन आयनिक, आयनिक कंपाउंड,
एल्काइल सोडियम जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तभी तो हमने यहाँ पर देखा, तभी हमने जैसे बोला था ना कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, अगर जो हमारे पास मेटल है उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन आयन वो इंक्रीज होगा। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि जो एल्काइल सोडियम है वो किस तरीके का कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बताएंगे, उसमें क्या होता है, कार्बन और मेटल के बीच में यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और उससे थोड़े बहुत यहाँ पर एग्जांपल लिख लेंगे आप, और एग्जांपल लिखने के बाद आप यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे और इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेडिंग डाल लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। आई थिंक कल हमने जो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स देखे थे उनमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखा, तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, केमिकल फार्मूला पता होगा, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास RMgX। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RMgX। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख लीजिए आप कि इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RMgX, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RMgX। उसके बाद यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि इसमें जो फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए, इसका प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है वो अब देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ लिख लेना है यहाँ पर, इट इज एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम, इट इज एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मेटल की जगह कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो इट इज़ एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को एक कंपाउंड पता होगा, ठीक है, दैट इज एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपको पता होगा, एल्किल हैलाइड यानी कि RX। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, उसका जनरल फार्मूला होता है। और यहाँ पर अगर हम बात इसको रिएक्ट करा दें किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड की अगर हम रिएक्शन सोडियम ये मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए, या ये जो यूज़ किया जाता है ड्राई ईथर दैट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। किस रूप में इसका यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में। अभी हम देखेंगे कि सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चली है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चली है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। अभी तक हमको पता नहीं चला है कि इस किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। हमको पता है कि यहाँ पर इस रिएक्टेंट से यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमें अभी तक इसके मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो बट यहाँ पर अभी तक बिलीव किया जाता है कि किस तरीके से ये हुआ होगा। अभी तो माना जाता है कि किस तरीके से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। पता नहीं है हमें, ठीक है, कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है, बट अब उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया लगाया होगा इसके बारे में, तो वो मानते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि
किस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती होगी, तो वो देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर एक्स, हमें पता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, आर एक्स एल्किल हैलाइड का। और यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि होमोलाइटिक फिजन क्या होता है। होमोलाइटिक फिजन के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, तो यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। होमोलाइटिक फिजन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पर Mg मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, RMgx का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये माना जाता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, बट यहाँ पर हमारे पास अभी तक इसके कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जो यहाँ पर Rx हमने लिया है, Rx x की जगह में कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा x की जगह में, x की जगह में यहाँ पर हेलोजन, x का मतलब क्या होगा, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। कौन से यहाँ पर जो हमारे पास रेट है इसका देखते हैं अभी, ऑर्डर ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ रेट कि यहाँ पर जब हमारे पास हेलोजन चेंज करते हम तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कौन आसानी से यहाँ पर किस चीज़ का, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, कौन आसानी से यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, आर आई ले लें एज अ रिएक्टेंट, तो ये आसानी से हो जाता है ये रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर RBr लें तो उसका रेट RI से थोड़ा और कम होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर RCl की, तो इसका रेट उससे और कम होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर RF की, ठीक है, फ्लोरीन अगर हम यहाँ पर हेलोजन की जगह ले लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो रेट होगा वो सबसे कम होगा। और यहाँ पर अगर रेट की बात करें तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है यहाँ पर। तो ये जो RF है ये यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोलता है इस मैग्नीशियम को मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ठीक है। ये फ्लोरीन क्या बोलता है इस मैग्नीशियम को, इसको बोलता है मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करना चाहता है, तो इस यहाँ पर ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें, जो अगर ऑर्गेनोमेटली यहाँ क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं तो उसमें अगर ये हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन जो होंगे सबसे आसानी से यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड, और लास्ट में अगर बात करें हम तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है, यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, जो हमारे पास RF है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमने सॉल्वेंट यूज किया था, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया था, ईथर, ठीक है। ईथर की बात हमने की थी, ईथर की बात हमने यहाँ पर की थी कि रिएक्शन में ईथर का यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अब हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए कि सॉल्वेंट्स फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो सॉल्वेंट्स है वो किस तरीके के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट, ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट, ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट, ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए बेस्ट सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो ईथर्स होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए बेस्ट सॉल्वेंट क्यों होते हैं। आप लोग मुझे एक यहाँ पर एग्जाम्पल बताइए किस चीज़ का, ईथर का। ईथर होता क्या है, ईथर यानी कि ROR, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में प्रेजेंट है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इथाइल, ठीक है, ऑक्सीजन और इथाइल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर का यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करें, अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgx हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर ईथर है, ये हमारे पास ईथर
का यहाँ पर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक और ईथर का मॉलिक्यूल है, एक और ईथर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर अगर जो मैग्नीशियम, यहाँ पर क्या है हमारे पास, मेटल, क्या है हमारे पास, मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। हमारे पास जो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, जो यहाँ पर हमारा ईथर था, ईथर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ऑक्सीजन के, वो इस मैग्नीशियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब अगर हम बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से यहाँ पर सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहता है, तो उसका ये ट्रू स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये ट्रू स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आप लिख लीजिए इसमें ट्रू स्ट्रक्चर, ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ट्रू स्ट्रक्चर हो इस तरीके से होता है। इसका कारण क्या है कि जो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्या होता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, मैग्नीशियम में यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें यहाँ पर जो हमारे पास ईथर रहता है, ईथर के जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, और जिससे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईथर्स हैं वो क्यों बेस्ट सॉल्वेंट है, ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो अगर आप इस तरीके से ना लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, तो और किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पर RMgX और ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो जिस सॉल्वेंट पे उसको यहाँ पर डुबाया गया है, जिस सॉल्वेंट में उसको रखा गया है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मार्केट में यहाँ पर ईथर, क्या ईथर नहीं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेने जाते हैं, तो उसके जो बोटल्स होती हैं उन पर लिखा, उसका साथ में उसका सॉल्वेंट भी लिखा रहता है कि कौन से सॉल्वेंट में इसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो एक और सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो भी ईथर ही होता है। ठीक है, वो सॉल्वेंट भी ईथर ही है, बट उसका नाम होता है THF, THF। ठीक है, THF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। जो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है सॉल्वेंट है जो यूज किया जाता है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है, ये बेस्ट सॉल्वेंट है किस चीज़ के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान दैट इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये भी एक ईथर ही है, बट ये साइक्लिक ईथर होता है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है, ये यहाँ पर बेस्ट सॉल्वेंट होता है किस चीज़ के लिए, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर और सॉल्वेंट्स को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, और सॉल्वेंट्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख लीजिए अब, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स are not used as solvent for किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक यानी कि जिसमें जो हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब तक कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं कहेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं H2O। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं हम, H2O एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक पर्टिकुलर किसके साथ,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो इस तरीके के जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो ये है ही है, साथ में इसमें क्या है, प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा किसके साथ, डायरेक्टली अटैच रहेगा किसके साथ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो उनको क्या कहा जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम इसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके साथ घोल देते हैं हम, RMgX, RMgX, तो यहाँ से हमको पता है निगेटिव चार्ज कार्बन आयन प्राप्त होता है, और कार्बन आयन इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या दे देता है हमें, यहाँ पर RH बना देता है, यानी कि एल्केन बना देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास और OH, इसके साथ OH जुड़ जाता है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका हमारे पास RMgX सॉल्वेंट इस तरीके का लिया जाता है जो कि हमारे किसके साथ, जो हमारे पास ये रिएजेंट है, रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना करे, रिएजेंट को वैसे ही रहने दे, ताकि वो वहाँ आगे जहाँ पर रिएक्शन में यूज करना है वहाँ पर वो यूज हो सके। बट यहाँ पर तो हमारा जो रिएजेंट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सॉल्वेंट इस तरीके का लिया जाना चाहिए कि जो यहाँ पर अपने रिएक्टेंट के साथ, अपने रिएजेंट के साथ क्या ना करे, यहाँ पर रिएक्शन ना करे। तो यहाँ पर तो रिएक्शन हो चुकी है, जिसके कारण हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर सॉल्वेंट, ये जो हमारे पास रिएजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए यूज़ ना करने का यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है कारण है, वो इसलिए नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्या इनका यूज किया जाता है, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं यहाँ पर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ये क्या होता है, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक में क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट पोलर अप्रोटिक में यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं रहता है, किसके साथ, अब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को निगेटिव क्या मिलेगा, R निगेटिव मिलेगा, और यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कर देता है इसके साथ, और यहाँ से इस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास बन चुका है CH3, कार्बन है, CH3 है, और यहाँ पर R आ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, और ये Mg पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और X, ठीक है। तो इस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। फिर से हमारा जो क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रहा अब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना देता है, और यहाँ पर जो हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ मिलकर भी कुछ अलग प्रोडक्ट बना देता है, और यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है खुद, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को ना तो किसके लिए यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स जो होते हैं वो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वो यहाँ पर बेस्ट सॉल्वेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस के साथ क्या क्या रिएक्शन करता है, किस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं।